नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अगर बीएड कर रहे हों और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। पेपर नंबर 2 हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट जो कि हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। कैसा पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने शब्द में हमें लिखना होता है, इन सभी तथ्यों की जानकारी वीडियो में दी गई है। अगर उस पेपर नंबर फर्स्ट के वीडियो को आप नहीं देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसको आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो आइए पेपर नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। पेपर नंबर 2 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है, भारतीय शिक्षा का इतिहास समसामयिक। ठीक है, तो ये 90 नंबर का होगा, 90 नंबर मार्क्स का होगा। 10 नंबर जो हर एक सब्जेक्ट में आपको 90 नंबर, जो 90 नंबर है ये आपको लाना है लिख करके, और 10 नंबर जो है वो विद्यालय खुद देगा। ठीक है, एक्सटर्नल वो मार्क्स है। तो आइए देखते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए यानी खंड अ में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितने शब्द में लिखने हैं, ये देखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। यानी इसमें जो खंड अ है इसमें क्या है, हमें सभी उत्तर क्या देने हैं, 50 शब्दों में देने हैं। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे ये एक पेज है, इस एक पेज पर पूरा लिखिएगा। ठीक है, अगर एक पेज आप लिख देते हैं तो क्या होगा, 50 शब्द हो जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। चूंकि एक चीज और बता देना चाहते हैं, यहाँ देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न को करना अनिवार्य होगा। 20 नंबर का ये खंड अ होगा। ठीक है, अब आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है खंड अ को हल करके देखेंगे। ठीक है, इसका हल भी हम लोग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसा आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा। ठीक है, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का क्या महत्व था, क्या था, उसके बारे में लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, समान विद्यालय प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। छठा क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। सातवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र एवं शिक्षा के बीच संबंध। ठीक है, आपका हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय को स्पष्ट कीजिए। ये सब 50 शब्द में लिखने हैं हमें, छोटा छोटा, क्योंकि 2 नंबर का है, इसमें ज़्यादा टाइम न लीजिएगा, क्योंकि बहुत जो लंबा लंबा क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत टाइम लेना होगा। तो आप इसमें मान लीजिए कि 2 नंबर का है, 2 पेज लिखते हैं तो क्या होगा, एग्जामिनर बहुत होगा तो 1.5 नंबर देगा, या पूरा नंबर देगा तो 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका 10 नंबर 15 नंबर वाला क्वेश्चन अगर छूट जाता है, मान लीजिए 15 नंबर वाला एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपका क्या होगा, मान लीजिए कि अगर 15 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा, 10 नंबर मिल सकता है। तो ये 10 नंबर मान लीजिए 5 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। तो ये हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम न लेते हुए एक पेज में शॉर्ट में बढ़िया बढ़िया चीज़ अपना पॉइंट देख करके लिखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए 8वां क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र एवं शिक्षा के बीच संबंध, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 24 का वर्णन कीजिए। ठीक है, नई तालीम क्या है। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए खंड ब। ठीक है, खंड ब में क्या होगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए लगभग 200 शब्दों में। अब क्या था, 50 शब्द में हमें देना था खंड अ को, अब खंड ब में हमें देना है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए लगभग 200 शब्द में। ठीक है, तो ये 200 शब्द में देना है। ये 8 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन देना है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से खंड ब से करना है, और 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये 40 नंबर का हो जाएगा आपका।
तो आइए देखते हैं, ये है मुस्लिम काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मुस्लिम काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था, ये हमने वीडियो बनाए हुए हैं, इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप जा करके हमें हमारे प्ले स्टोर में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के प्ले स्टोर में आप जा करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन, पहला में 10 क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो मुस्लिम काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, स्पष्ट कीजिए। या अगर ये मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आर यानी या इसको करिए, या भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के कम से कम 5 उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये करिए या ये करिए। ठीक है, सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर के मुख्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ हम लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको तीसरा में भी 2 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको करिए आर यानी दूसरा करिए। आज ये चौथा क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में पहले हमें सोचना पड़ता है कि प्रश्न क्या कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का वर्णन करिए। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन, अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा मानव मन एवं आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, यह ज्ञान, चरित्र तथा संस्कृति का उत्कर्ष करती है, इस कथन की विवेचना कीजिए। हम लोग जैसे पढ़ेंगे, अभी हम सिलेबस तैयारी कराया जा रहा है, अभी फर्स्ट पेपर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पेपर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और आपको बीएड अगर कर रहे हैं और पेपर वाइज यानी पेपर वाइज और टॉपिक वाइज अगर आपको क्लास करना है या क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, आरपी टारगेट एजुकेशन। ठीक है, आरपी टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, तथा बेल आइकन को दबा दें। हम वीडियो बनाते रहते हैं और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखिए, 5वां क्वेश्चन था, इसमें आर करके दिया है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब 6ठा नंबर पर क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। ठीक है, या मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है तो जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचारों की विवेचना कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको केवल हम पेपर समझा रहे हैं, आप लोग पेपर थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद से हम लोग सिलेबस वाइज फर्स्ट पेपर पहले हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बाल विकास एवं मनोविज्ञान है, इसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। 15 से 20 दिन में हम चाहेंगे कि 15 से 20 दिन में एक पेपर हम लोग ख़त्म कर दें। तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और पेपर के अनुसार टॉपिक वाइज अपना क्लास लेते रहिए। चलिए अब सेक्शन सी में देख लेते हैं। ये सेक्शन बी में क्या था, 8 नंबर के हमें मिले 5 क्वेश्चन। ठीक है, 200 शब्द में लिखना था हमें। ठीक है, तो ये 40 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए, यानी 20 नंबर पहले और 40 नंबर, ये 60 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और 30 नंबर, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको 30 नंबर मिलते हैं, 15 × 2 = 30। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन, खंड अ में 10 क्वेश्चन, खंड ब में आपको 5 क्वेश्चन, खंड स में कितना क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, खंड अ में आपको 20 नंबर का था, खंड ब में 5 क्वेश्चन करना है 40 नंबर का, खंड स में करना है 2 क्वेश्चन करना है 30 नंबर का, यानी सब 90 नंबर का हो जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। इसको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको कितना क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 5, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस 5 क्वेश्चन में से केवल 2 क्वेश्चन आपको ये करना है, लिखना है।
तो इसमें से जो आपको समझ में आए थोड़ा उसी क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसा आता है क्वेश्चन। प्रशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग जब सिलेबस सेकेंड नंबर का पेपर, जब फर्स्ट पेपर खत्म हो जा रहा है, सेकेंड पेपर जब शुरू करेंगे तो ये सब क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इस चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। हम चाहेंगे कि जितने लोग इस चैनल के साथ अगर पढ़ रहे हैं या इस चैनल के साथ प्यार बनाए हुए हैं तो उनका 80+ आए मार्क्स, कम से कम 80+ आ जाए। ठीक है, तो आप लोग अपने से भी मेहनत करिए, इस चैनल के साथ मेहनत करिए। लास्ट में हम आप लोगों को 5 या 5 क्वेश्चन यानी 5 पेपर का सीरीज आप लोगों को हम देंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट का 5 सीरीज तैयारी कराया जाएगा, उसमें से आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए देखिए सेकंड 8वां नंबर का क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के मुख्य गुणों की चर्चा कीजिए। जे कृष्णमूर्ति के बारे में देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आ गया, महात्मा गांधी जी के बारे में आ गया। यानी ये आपको पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में और जे कृष्णमूर्ति के बारे में। ये 3-4 जो हैं इनके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ना है। आइए 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक विकास और शिक्षा में क्या संबंध है। ठीक है, आर्थिक विकास और शिक्षा, यानी आप लोग क्वेश्चन को देख करके ही समझ जाना चाहिए। देखिए आर्थिक विकास और शिक्षा में क्या संबंध है। आर्थिक विकास, शिक्षा, अगर शिक्षा लेंगे तो क्या होगा, आर्थिक विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जिस देश का शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा है, वहाँ के लोग शिक्षित होंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक अच्छे काम करेंगे, बढ़िया अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ आर्थिक डेवलपमेंट होगा। तो वही संबंध हो गया। अपने उत्तर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है, अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। नेक्स्ट देखिए, ड्रेवर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी एवं कुशल सदस्य बनता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये पेपर 11 नंबर का क्वेश्चन था इसके बारे में। अब आइए हम लोग देखेंगे ये जो 10 क्वेश्चन हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जो 50 शब्दों में लिखना था। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन जो थे 50 शब्दों में जो लिखना है हमें, उसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन था भारतीय शिक्षा का इतिहास समसामयिक में, जो पहला खंड अ में जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, यानी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा क्या है इसके बारे में देखिए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा में महात्मा गांधी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा से क्या मतलब है, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1978। ठीक है, प्रौढ़ों को सामाजिक चेतना उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी गई। इसमें देखिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा में 2 चीज याद करिए केवल। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें 15 से 35 आयु वर्ग, यानी 15 साल से जो ऊपर हैं और 35 साल तक के व्यक्ति को एक निरक्षर प्रौढ़ों को शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई इसके अंतर्गत। ठीक है, वो अपना सिग्नेचर कर सकें, अपने आप को समझ सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा है। ठीक है, इसमें 2 शब्द केवल याद रखिएगा, केवल आप 2 लाइन इसको मार्क कर देते हैं, इसको और इसको। 15 से 35 आयु वर्ग के और ये जन्मदिन 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स एकदम 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, कंफर्म है।
ठीक है। तो आपको ज्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा तो लिखना है, लेकिन ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा है, इसमें जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या है? जो राजनीति इस समय चल रही है, लोकतंत्र यानी जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। इस पर आप लोग एक पेज आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, हम जैसे जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, इस पर हमें लिखना है, तो इस पर आप लोग एकदम आराम से लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा। मुस्लिम का मतलब होता है मुस्लिम काल, यानी मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा क्या था, कैसी व्यवस्था थी, तो उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। मुस्लिम काल में चूंकि पर्दा प्रथा था, आप लोग इस समय भी पर्दा प्रथा है। ठीक है, तो उस समय मुस्लिम को पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था। उस स्थिति में वो कैसे विद्यालय जाएं, कहाँ से वो शिक्षा लें, किस स्थिति से, तो क्या था उसके बारे में देखिए। मुस्लिम संस्कृति में पर्दा प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए राजघराने की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ थीं। ठीक है, क्योंकि घर में ही शिक्षा का प्रबंध हो जाया करता था, ये गरीब घर के लिए संभव नहीं था और सरकार के तरफ से भी कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो ये मुस्लिम काल का जो शिक्षा था ये क्या पहले मकबरा में भी होता था। ठीक है, मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी वो क्या था, ये बड़े बड़े राजघराने के लोग ही कर पाते थे। क्यों? राजघराने के लोग थे जिसके उन लोगों के घर में ही शिक्षा का व्यवस्था हो जाता था। गरीब घर का भाई व्यक्ति है, कोई बच्चा है मुस्लिम वर्ग का या लड़की है, तो उसके लिए शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उसके घर शिक्षा कहाँ से आए, कौन उसका ये पेमेंट करेगा, पैसा देगा, वो व्यवस्था नहीं हो पाता था और सरकार के तरफ से उस समय कोई अदर व्यवस्था नहीं था मुस्लिम काल में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। ठीक है, ये आपको सी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बताते हैं बीच बीच में कि कौन कौन क्वेश्चन सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस पर ध्यान देते रहिए। ठीक है, ये सी टेट के लिए टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगर पूछ देगा शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें दे देगा कि जैसे मान लीजिए कौन कौन त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा के लिए त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है, तो पहला मान लीजिए शिक्षा छात्र हो गए। ठीक है, छात्र। ठीक है, छात्र के बाद क्या हो गया, शिक्षक हो गए। ठीक है, शिक्षक हो गए। मान लीजिए कि छात्र हैं शिक्षक नहीं है, तो क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और शिक्षक हैं छात्र नहीं है तो भी नहीं चल पाएगा। पहले ये छात्र शिक्षक चल रहा था, द्विमुखी प्रक्रिया, लेकिन बाद में ये त्रिमुखी प्रक्रिया हो गया। इसमें ये बोला कि इसमें पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है। क्या है? पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। तो अब क्या त्रिमुखी प्रक्रिया में हो गया, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न कहकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानेंगे, जिससे के 3 अंग हैं, शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम। इन्हीं 3 अंगों की पारस्परिक क्रिया में ही शिक्षा निहित है। ठीक है, पाठ्यक्रम भी हमें चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, बालक भी चाहिए, तो ये हम लोग शिक्षा को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन। ठीक है, समान विद्यालय प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? समान विद्यालय यानी समान विद्यालय का मतलब समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली 1964 से, ये यहाँ पॉइंट याद रखिएगा। समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली का मतलब हो गया 1964 से 66 में गठित कोठारी शिक्षा आयोग ने समान स्कूल प्रणाली के अंतर के पक्ष में पड़ोसी विद्यालय की अवधारणा विकसित किया कि एक गांव या एक मोहल्ले में रहने वाले सभी बच्चों के लिए बिना किसी विभेदीकरण के सर्व सुविधा युक्त विद्यालय की व्यवस्था हो। ठीक है, समान विद्यालय का मतलब ये हो गया कि सभी बच्चों के लिए न जात पात धर्म कुछ भी नहीं देखा जाए, एक समाज, एक गांव टोला के लिए एक विद्यालय खोला गया, उसमें सभी धर्म जात के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, वही समान विद्यालय प्रणाली सुविधा शुरू किया गया। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? ठीक है, आ जाइए, शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी इसके बारे में हम लोग
देख लेते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, यानी आप लोग खुद समझिए शिक्षा का व्यापक अर्थ। जो इस समय पहले शिक्षा क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, वो धीरे धीरे बदलता गया, शिक्षा का रूप बदलता गया। आज शिक्षा का क्या बृहद रूप पकड़ लिया है, आप लोग खुद देखिए और यही चीज लिख देना है पेपर में। आप पहले से अपने ही जो रीजन चल रहा है, अभी आप क्लास 1 में थे तो शिक्षा का व्यवस्था क्या था, कैसे आप पढ़ते थे, अब कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ, वही चीज शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, वही धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ वही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। जैसे देख लीजिए, अनेक विद्वानों ने शिक्षा को परिभाषित किया है, समय के अनुसार शिक्षा के परिभाषा में बदलाव होता गया है। ठीक है, जैसा जैसा समय बदला है वैसा वैसा क्या हुआ, शिक्षा में बदलाव होता गया है, बदलाव होता गया। जैसे वैदिक काल में शिक्षा सर्वांगीण विकास का एक अंग था। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा चूंकि गुरुकुलों में मिलता था, पहले कहाँ, ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वैदिक काल में जो शिक्षा था वो गुरुकुलों में मिलता था और गुरु शिक्षा देते थे। ठीक है, तो उसके बाद मध्यकाल में शिक्षा का अर्थ संकुचित हुआ, वह धर्म से जुड़ गया। ठीक है, जो मध्यकाल में क्या हुआ, शिक्षा धर्म से जुड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जुड़ गया। आधुनिक युग में जो इस समय जो शिक्षा चल रहा है उसका उद्देश्य सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा व्यक्ति को और सामाजिक के सर्वोन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा अगर जो लेगा, शिक्षा जिसके पास रहेगा वो दहाड़ेगा, कहीं भी रहेगा वो, शिक्षित लोग कहीं भी रहेंगे वो दहाड़ते रहेंगे, शेर हैं वो। ठीक है, अगर शिक्षित नहीं है तो आप क्या हैं, मूर्ख हैं, आपको कोई भी मूर्ख साबित कर सकता है। या हम शिक्षित नहीं हैं तो लोगों के अंदर हीन भावना अपना आ जाती है, या कुछ ऐसा शब्द होते हैं अपने आप को ही अपना ये लगता है। ठीक है, तो शिक्षा इस समय जो शिक्षा का रूप है वो व्यापक रूप लेते जा रहा है। शिक्षा हम हर एक तरीके से ले सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देखिएगा आरपी टारगेट एजुकेशन पर वीडियो बना हुआ है। ठीक है, शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, लोकतंत्र और शिक्षा के बीच संबंध। अब इसमें क्या है आप लोग खुद समझ सकते हैं क्या, थोड़ा सा। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एवं शिक्षा के बीच संबंध क्या है, तो लोकतंत्र एवं शिक्षा के बीच संबंध, लोकतंत्र और शिक्षा का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है और एक के अभाव में दूसरा सफल नहीं हो सकता। ठीक है, लोकतंत्र लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने में विश्वास करता है, परंतु यदि लोग शिक्षित नहीं हैं, अगर लोग शिक्षित नहीं हैं तो क्या होगा, उनकी स्वतंत्रता एक सही दिशा में न होकर उनकी स्वतंत्रता अराजकता और अनुशासनहीनता की तरफ जा सकती है। लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए आर्थिक आत्मनिर्भर भी आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर शिक्षित लोग जाएंगे तो क्या होगा, शिक्षित लोग जाएंगे तो अराजकता को ध्यान नहीं देंगे, अनुशासन बना रहेगा। अगर शिक्षित लोग नहीं है तो अराजकता फैलेगा, अनुशासनहीनता की कमी होगी। तो ये सब अपना इसको लिखना है, लोकतंत्र और शिक्षा के बीच संबंध। जैसा शिक्षा होगा, बढ़िया शिक्षा होगा, लोकतंत्र भी हमारा अच्छा होगा। आ जाइए 8वां नंबर क्वेश्चन पर, प्रश्न 8वां, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय को स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म जात आयु लिंग इन सबको, सब में भेदभाव न करते हुए सबको सामाजिक न्याय देने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें यही होगा, आगे देख लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी धर्म को मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं। संविधान के अनुसार भारत राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म समान है। ठीक है, भारतीय संविधान में यह सभी धर्मों के लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि यह किसी भी धर्म जात के लोग हैं, उनके साथ सामाजिक न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, जो हमारा संविधान है तो उसमें किसी भी धर्म जात के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, सबको सामाजिक न्याय जो है समान देने का अधिकार है, उसमें सबको जीने का अधिकार है एक समान। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के सभी धर्म जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समाज में रहने का समान अवसर न्याय दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की धारा 24 का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ भारतीय संविधान की धारा 24 है, ठीक है, अनुच्छेद 24 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भारतीय संविधान की धारा 24 का वर्णन करना है। तो भारतीय संविधान की धारा 24 में दिया गया है भारतीय दंड संहिता आईपीएस की धारा 24, जिसमें बेईमानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो धारा 24 है क्या बताया गया है, बेईमानी के बारे में बताया गया है कि बेईमानी कैसा होगा, क्या उस पर धारा लगेगा, क्या है। जो भी कोई किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है वह उस कार्य का बेईमानी से किया जाना कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है गलत तरीके से उसको, मान लीजिए कि किसी तरीके से उसको गलत तरीके से पैसा पहुंचा रहा है या कोई हानि उसको पहुंचा रहा है, तो ये क्या होगा, ये धारा 24 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर का था। नई तालीम क्या है, ठीक है, नई तालीम क्या है इसके बारे में देख लीजिए। महात्मा गांधी की भारत को जो देन है, महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा पहले शुरू में क्या है, बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना नई तालीमी बुनियादी तालीमी तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है, यानी परिवर्तन होता गया, ठीक है। बुनियादी शिक्षा, उसके बाद क्या हो गया, वर्धा योजना, उसके बाद नई तालीमी, उसके बाद बुनियादी तालीमी, उसके बाद जो इस समय चल रहा है बेसिक शिक्षा चल रहा है के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937, इसको आप लोग चिन्हित करिए, गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। उनके शैक्षिक विचार अन्य शिक्षा शास्त्रियों से मेल नहीं खा रहे थे, जिसे प्रारंभ में उस विचारों पर विरोध हुआ, ठीक है। प्रारंभ में महात्मा गांधी ने जो शिक्षा नई तालीमी का अपना शिक्षा दिया उस पर शुरू में विरोध हुआ, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से वो अपना पास हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था, जो भी अपना 10 क्वेश्चन हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 3, ठीक है। पेपर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पेपर समझ में थोड़ा भी आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे पेपर नंबर 3, ठीक है। उसके बाद पेपर नंबर 4 कंप्लीट करके हम लोग चलेंगे पेपर फर्स्ट को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।